हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। परीक्षा आइडिया के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आज ये जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो फाउंडेशन बैच फॉर दोज जो नए नए एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं और जो अभी यूपीएससी या प्रोविंशियल सर्विसेज की तैयारी में अभी उन्होंने पहला कदम रखा है, उसके लिए परीक्षा आइडिया की टीम ने ये फाउंडेशन कोर्स, जिसमें कि एनसीईआरटी के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, एनसीईआरटी पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे कवर करके हम लोग करते चल रहे हैं। और इसी पूरे सीरीज में जो इस फाउंडेशन जो बैच जो चल रहा है फॉर रिलेटेड टू द एनसीईआरटी, ताकि कैंडिडेट्स, ये फाउंडेशन बैच इसलिए है ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपने शुरुआती दौर में एनसीईआरटी के थ्रू सारे डाउट्स को क्लियर कर लें, ताकि अब जो आगे जाके जो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगी सब्जेक्ट रिलेटेड, स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है, तो पहले से ही वो अपने को तैयार पाएंगे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये हम लोगों की एक यही मंशा रही है, जिसके लिए हम ये फाउंडेशन बैच लेके आए। इस बैच में मैं जो पर्टिकुलरली पॉलिटी अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें से 2 टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। पहला जो है स्टैंडर्ड 6 के जो एनसीईआरटी, उसमें से पहला टॉपिक रहा डाइवर्सिटी, जिसमें कि हमने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, कैसे डाइवर्सिटी क्या है, इन सब चीज़ों को देखा था। उसके बाद डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों इस टॉपिक को लिया था और हमने देखा था कि आखिर डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या है। आज इस सेशन में हम चैप्टर 3 दैट इज गवर्नमेंट के बारे में, व्हाट इज गवर्नमेंट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें से जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान हो गया हो, तो हम उसको रिव्यू कर पाए और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लें। शुरुआत में हमने ये कोशिश की है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो सरल क्वेश्चंस होते हैं, उनको लेकर चलेंगे। धीरे धीरे जब इससे हट के पॉलिटी पढ़ेंगे आप, उस दौरान में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आप हल कर पाएंगे। तो हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन है ये यूनिट 2 जो रहा आपका सोशल पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर, ये स्टैंडर्ड 6 का एनसीईआरटी, उसमें से यूनिट 2 का चैप्टर 3 इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज गवर्नमेंट। तो हम कैसे इस चैप्टर को लेंगे, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज गवर्नमेंट, पहला चैप्टर के पहले टॉपिक को ही कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे लेवल एंड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, कितने लेवल हैं गवर्नमेंट के, लेवल बोल लीजिए या टीयर बोल लीजिए, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर लॉज ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में से एक फॉर्म लेंगे जो कि इंडिया में हमने इसको अपनाया है, दैट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हम इस तरह से इस चैप्टर को लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि फ्रेंड्स, रोज आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में आता है कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई डिबेट चल रहा है। टीवी में आप देखते होंगे डिबेट्स चल रहे हैं, जैसे फार्मर्स पे डिबेट हो गया। आप देखते होंगे कि ये जो गवर्नमेंट, आखिर गवर्नमेंट कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट आखिर है क्या। तो जो भी एक छोटा बच्चा भी जन्म लेता है और लास्ट स्टेज तक जब वो फ्यूनरल या पायर में चला जाता है, वहां तक स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ गवर्नमेंट आपके साथ जुड़ा होता है। कैसे जन्म आप लेते हैं, एक हॉस्पिटल में लिया आपने, एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन हो गया। वहां पर जन्म लेने के बाद आप एमसीडी म्यूनिसिपैलिटी में अपने बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप जब लाइफ में बढ़ते हैं तो कई लॉ एंड ऑर्डर, अगर सिचुएशन अगर खराब हो रहा है तो उसके लिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है। फिनेंशियल मैटर्स के लिए फिनेंशियल जो बॉडीज हैं वो मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट आपके साथ
लगातार फ्रॉम योर बर्थ टिल डेथ तक गवर्नमेंट है। तो इसकी इम्पोर्टेंस है ये गवर्नमेंट की। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट आखिर क्या है। तो अगर गवर्नमेंट देखें तो एक तरह से ये एक क्या नजर आ रहा है कि ये एक पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा बनाया हुआ है, सेटअप है, जिसमें कि बाय विच कंट्री एंड कम्युनिटी इज एडमिनिस्टर्ड और रेगुलेटेड। जिस तरह से जो हमारा सिस्टम है उसमें जो पॉलिटिकल जो संगठन बना है उसके द्वारा किस तरह से जो पीपल ऑफ द कंट्री को आप गवर्न करते हैं, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ये सारा कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको अगर जानने के लिए कि गवर्नमेंट क्या, हम पहले देखें कि गवर्नमेंट कर जो पहले के सोसाइटी में जो अगर हम देखें जब गवर्नमेंट के ऊपर चर्चा होता है तो गवर्नमेंट पहले की सोसाइटी में किस तरह के चीज थे जो कि हमें गवर्नमेंट के बारे में आना पड़ा। अगर आप देखिए प्रीवियस सोसाइटी में वहाँ क्या होता था, वहाँ था माइट इज राइट। मतलब अगर प्रिमिटिव सोसाइटीज अगर देखें उसमें था माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है, वो जिसके पास शक्ति है, वो हर चीज अपने और अपने और वो मोड़ लेता था, चाहे वो धन हो, चाहे कोई भी आप, चाहे लैंड हो, पोजीशन हो, हर चीज। कोई प्रॉपर्टी लॉज नहीं है, कोई लॉज ही नहीं है, बल्कि एक बनाना रिपब्लिक है। कौन अगर किसी से दुश्मनी है तो किसी को भी कोई मार सकता है, कोई फैमिली इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं है। देयर वाज नथिंग। जिस तरह से पहले अगर गवर्नमेंट जब नहीं था तो ये सिचुएशन प्रीवियस सोसाइटी में प्रिवेल करती थी। वहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इनइक्वालिटी वहाँ प्रिवेल करती है। वहाँ जिसके पास पावर है तो वो क्या करता है, अपने पावर के बल पर कोई चीज को तोड़ मोड़ के अपने एडवांटेज के लिए चलता है। तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, इनसिक्योरिटी रहती है, कोई किसी को, इसीलिए लगातार वहां पर आप देखते हैं वॉर चलता रहता है टू गेन द पावर, और उसके साथ साथ में जो रिसोर्सेस अपनी और मोड़ने का। इसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। गवर्नमेंट का मतलब अपने कुछ राइट्स को, जो पीपल्स के राइट थे, उसने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूटिव या एक बॉडी को दे दिया। और ये बॉडी, ये फंक्शन क्या करती है, किस तरह की गवर्नमेंट फंक्शन करती है, उसके डे टू डे डिसीजंस लेती है और एक्शन, सोशल इश्यूज अगर जो हैं, अगर कोई भी सोशल इश्यूज रहा, जैसे वुमेन रिलेटेड इश्यूज, अनटचेबिलिटी हुआ, कोई भी अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इतने सारे फीमेल फिटिसाइड हो रहा था इंडिया में। तो कई लेवल पे सोशल डेवलपमेंट या सोशल इश्यूज को के ऊपर में कौन काम करता है, वो गवर्नमेंट काम करता है। देखें अगर फौरी तौर पर कि गवर्नमेंट और क्या क्या गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, अगर तो हम ले लेते हैं गवर्नमेंट क्या क्या आपके लिए करता है। गवर्नमेंट वेराइड फंक्शंस हैं गवर्नमेंट की, वेराइड फंक्शंस क्या करता है। अगर मान लेते हैं कोई नेचुरल कैलामिटीज, आपको सुनामी, अगर मान लेते हैं, आपने देखा होगा सुनामी के समय में कौन कर रहा था, गवर्नमेंटल विंग जो है काम कर रही थी। जैसे एनडीआरएफ लोग काम करते हैं, एनडीआरएफ। इसके बाद अगर आप देखें अभी तत्काल अभी समय में कोरोना जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी, तो ये कौन कर रहा है, कोई आपको फैसिलिटी जो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज कौन देता है, हेल्थ फैसिलिटीज ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अगर लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है, लॉपसाइडेड रीजनल लॉपसाइडेड डेवलपमेंट जो है, इसको बैलेंस कौन करेगा, बैलेंस कि रिसोर्सेस का इस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन की हर एक एरिया का डेवलपमेंट है, वो कौन कर सकता है। तो ये सारे एक्टिविटीज गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, तो ये कौन कर रहा है, प्रोग्राम्स बनाना, ये कर कौन रहा है,
तो ये सारा एक्टिविटीज किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट आखिर क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अथॉरिटी दी हुई है। किसने अथॉरिटी दी हुई है? सोसाइटी ने, स्टेट ने अथॉरिटी दी हुई है, और वो उस अथॉरिटी को फॉलो करते हुए, उस पावर को लेते हुए अब इंस्टीट्यूशंस जो हैं, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन, पुलिस और इन्फोर्समेंट विंग्स हो गए, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं? तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पीपल के लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, साथ ही उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं और रिव्यू भी करते हैं। तो गवर्नमेंट, आपने देखा गवर्नमेंट क्या है? इज एन इंस्टीट्यूशन, और आप इसको इंस्टीट्यूशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, जो कि सारे एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट विंग्स बनाया है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक डिफरेंट विंग है, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए अलग विंग है। तो ये सारे एक्टिविटीज कौन कहाँ लेवल से हो रहा है? गवर्नमेंट की। किसी एक इंडिविजुअल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये सारे एक्टिविटीज वो कर सके, इसीलिए कलेक्टिवली सबने क्या किया, एक जो ये पावर है एक बॉडी को दे दिया, एंड दैट बॉडी बिकम्स द गवर्नमेंट का एक पार्ट। स्टेट बना, और स्टेट ने क्या किया, सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अब गवर्नमेंट होते हैं। देखने की कोशिश करते हैं व्हाट गवर्नमेंट इज, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सेकंड देखते हैं हम, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेट्स सी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, अब आप देखें कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट आखिर किस लेवल पे, क्या लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसलिए लिया गया है, क्या सारे एक्टिविटीज, सारे वर्क को एक पर्टिकुलर लेवल पे किया जा सकता है? तो इसका आंसर अगर हम देखें इस मैप, इस एक चार्ट के द्वारा, अगर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अगर आप देखें इससे, तो क्या है, इस पिरामिड में अगर देखें तो गवर्नमेंट वर्क्स किस किस लेवल पे करता है? एक नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, स्टेट लेवल पे भी काम कर रहा है, वर्क करता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट लोकल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। कैसे? अगर जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो ये दो हमारे पास विंग रहे, जैसे नेशनल, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा स्टेट जो है वो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट। ये इंडिपेंडेंस के बाद, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट दैट इन 1992, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 आता है, और 1992 के आने के बाद लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स का क्रिएशन होता है। क्या लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनते हैं? यहाँ पर आप देखेंगे तो पंचायत, और साथ ही टाउन में देखेंगे तो म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो जो गवर्नमेंट वो कहाँ कहाँ काम करती है? नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लोकल लेवल पर भी हमने गवर्नेंस को, जो हमारा 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो गया, लेवल कितना हो गया? 3 टियर का लेवल हो गया। आपको पता होगा कि जो पंचायत है 29 सब्जेक्ट्स इसको एड्रेस करती है, और ये म्युनिसिपैलिटी को 18 सब्जेक्ट्स है जो जिसको एड्रेस करती है, उस पर कानून बना सकते हैं ये लोग, ये सारे कानून बना सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट अपने जो डिवोल्यूशन है, टियर्स है, उसको इस तरह से डिवॉल्व कर दिया गया कि लोकल लेवल पर भी आपके गवर्नमेंट मौजूद रहते हैं वहाँ पर। अगर आप देखें, अगर आपने कभी गांधीयन फिलॉसफी देखा होगा, जिसको हमने एक तरह से इनकॉर्पोरेट किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, विलेज पंचायत की बात करते हैं।
तो विलेज पंचायत क्या था, बेसिकली लोकल लेवल पर कैसे गवर्नमेंट उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए वहाँ क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए पंचायत, टाउन अगर देखेंगे, अर्बन एरियाज में म्यूनिसपैलिटी, इसका वर्णन अगर हिस्ट्री में जाएंगे, चोला अंपायर में उत्तरा मेरून इंस्क्रिप्शंस भी विलेज पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, न्यायालय के बारे में डिस्कशन वहां पर भी होता है। उत्तरा मेरून इंस्क्रिप्शन चोला अंपायर। इसको समझने के लिए लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और कैसे काम होता है, एक मैप देखते हैं। ये अगर ले लें, मान लेते हैं इंडिया के एक मैप को ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया के मैप ले, कौन कौन से लेवल बताया था हमने। एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट फंक्शन करती है। नेशनल लेवल पे अगर फंक्शन करी, इसका कहने का मतलब पूरे इंडिया के रिगार्डिंग में वो कानून बनाते हैं। किस तरह के इनके पास कानून रहते हैं, ये बना सकते हैं। फॉरेन अफेयर्स। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, अगर पॉलिटिकल सेंस में देखें, पॉलिटिकल सेंस में इंडिया इज अ स्टेट। इंडिया क्या है? स्टेट है। और स्टेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं? स्टेट के लिए एलिमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन होने चाहिए उसको, पॉपुलेशन, टेरिटरी उसकी होनी चाहिए, टेरिटरी, और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। और ये सॉवरेनिटी दो तरीके के, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब अपने डिसीजन, जो भी राष्ट्र है, पॉलिटिकल यूनिट है, वो अपने डिसीजन स्वतंत्र रूप में ले पाए। तो इंडिया जो नेशनल लेवल पे देखेंगे तो फॉरेन अफेयर्स, दूसरे देश के साथ क्या इसका रिलेशनशिप होगा, यूएस के साथ क्या डायलॉग कर सकते हैं, स्टैब्लिश करेंगे, चाहे इजराइल के साथ या किसी भी अन्य कंट्री के साथ, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसका अधिकार क्षेत्र आता है, ये आता है नेशनल लेवल पे, और इस पर काम करते हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस पे जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस लेवल पे काम होता है। फिर डिफेंस, इसके साथ ही अगर देखें आप, स्पेस, जिससे कि पूरे देश को उसको इन्फ्लुएंस हो रहा है, पूरा देश, पूरा राष्ट्र इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे, नेशनल लेवल पे इसके अपने जो वर्क हैं वो नेशनल लेवल पे किया जाता है, गवर्नमेंट करते हैं। और अगर इसको और डिटेल में जाएंगे आप, शेड्यूल 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, और इंडियन शेड्यूल 7 यूनियन लिस्ट की बात करता है, स्टेट लिस्ट की बात करता है, और कंकरेंट लिस्ट की बात करता है। तो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स होंगे उस पर कौन कानून बनाएगा? नेशनल लेवल पे वो कानून बनाएगा यूनियन के द्वारा। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर होगा वो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट उस पर बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ तो एक नेशनल लेवल पे आपने देखा कि नेशनल लेवल पे किस तरह के कानून कौन बना सकता है, किसको अधिकार है। इसी जगह अगर हम ले लें, मान लेते हैं कि ये एक चेन्नई का पोर्शन ले लें, चेन्नई, तमिलनाडु क्या हुआ? एक तो नेशनल लेवल पे वर्क चल रहा है, दूसरा है कि स्टेट लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे भी जो गवर्नमेंट काम कर रही है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है। साथ ही अगर हम चेन्नई के एक छोटे से तंजावुर ले लेते हैं, तंजावुर, ये क्या है आपका? तंजावुर लोकल लेवल, मतलब लोकल लेवल यहाँ के टाउन में और यहाँ के विलेजेस में वहाँ किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कौन वर्क करेगा? तो लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, या टाउन में अगर देखेंगे अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज वर्क करेगी। तो फंक्शंस, जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इनके फंक्शंस इस तरह के होते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद इस तरह के प्रोविजंस बने। साथ में अगर ये आप इंडिपेंडेंट 3 टियर स्ट्रक्चर जो है, ये आपके इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, 3 टियर स्ट्रक्चर देखा,
उसको सपोर्ट करने के लिए, इस 3 टियर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए आपके पास और क्या प्रोविजंस है? अगर आप देखें तो ईच टियर, अब ये देखें कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट वर्क्स एट, ये आपको मैंने बताया। अब ईच टियर स्टैंड्स ऑन 3 इंडिपेंडेंट पिलर, जो सारे टियर्स आपको बताए हमने, नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल, ये सारे टियर स्टैंड करते हैं किस पे? ऑन 3 इंडिपेंडेंट पिलर्स। ऑल 3 tiers depends on किस पे? 3 इंडिपेंडेंट पिलर्स। इनके फंक्शनिंग के लिए 3 इंडिपेंडेंट पिलर्स हैं। क्या? आप देखें, नेशनल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे, लोकल लेवल, इन सब पे आप देखें। नेशनल लेवल पे 3 इंडिपेंडेंट जो पिलर्स बोलते हैं, ये कौन कौन से पिलर हैं? ये पिलर, एक पहला पिलर आप ले लीजिए लेजिस्लेचर, दूसरा आपका हो गया एग्जीक्यूटिव, तीसरा पिलर आपकी जुडिशियरी है, जुडिशियरी। ठीक है। अब नेशनल लेवल पे अगर कोई भी लॉ बनता है तो वो कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पिलर 3 टियर्स को हेल्प करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट पिलर्स किस तरह काम कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पर लेजिस्लेचर अगर कोई भी बिल या कोई एक्ट बनाना है, किसी पॉलिसीज को बनाना है, अगर अपने कंट्री के सिटीजन के लिए या लोगों के लिए, पीपल के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो लोकसभा और राज्यसभा है। दूसरा बात, एग्जीक्यूटिव क्या करती है? इन जितने भी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कौन करता है? इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा। और अब अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट in line with the constitutional contours, ये कौन करेगा? कि अगर इंटरप्रिटेशन देना है किसी भी लॉस या किसी भी जो भी कानून बनता है, उसका इंटरप्रिटेशन कौन देगा? इंटरप्रिटेशन देगा जुडिशरी, जो कि आपके पास नेशनल लेवल पे आपकी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, एक इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और सुप्रीम कोर्ट ये रोल बखूबी निभाती है कि कभी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ये दोनों मिलकर ओवरबोर्ड ना हो जाए और ऐसा ना करे कि किसी भी के भी राइट्स को ये असर कर ले। इसको ध्यान देने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट करती है जुडिशरी, और वो किस लाइन पे? इन द लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसके अंतर्गत। और उन्होंने केशवानंदा भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिवॉल्व कर लिया। इसी प्रकार जो आपने देखा, फंक्शनिंग के लिए नेशनल 3 टियर्स जो है डिपेंड करता है 3 इंडिपेंडेंट पिलर्स पे। 3 इंडिपेंडेंट पिलर्स कौन कौन से हैं? एक इंडिपेंडेंट पिलर आप देखें, एक लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी। इसी प्रकार इन द सेम नेचर स्टेट लेवल पे भी कौन है आपके पास? स्टेट लेवल पे भी आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, कहीं पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, ये लॉज बनाते हैं, और इसके साथ इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पर आपके पास है। और साथ ही साथ अगर इंटरप्रिटेशन कोई लॉज से रिलेटेड, किसी भी बाई लॉज से रिलेटेड कोई भी इंटरप्रिटेशन है या किसी के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो क्या होता है? यहाँ पर आपके पास जुडिशियल सिस्टम है, जिस जुडिशियल सिस्टम में हाई कोर्ट्स भी आपके पास है, हाई कोर्ट के साथ साथ में लोअर कोर्ट्स भी आपके साथ हैं, लोअर कोर्ट्स भी हैं आपके पास। अब अगर
लोकल लेवल पे, ये तो आपका नेशनल लेवल हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया, किस तरह से फंक्शन जो गवर्नमेंट के जो टीयर्स हैं उसको हेल्प करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट पिलर्स किस तरह से मदद कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे भी। अगर आप देखें सेम प्रोसेस लोकल लेवल पे कैसे, ये देखिए लोकल लेवल पे अगर आप जाएंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सेम नेचर कि लेजिस्लेशन के लिए भी अधिकार आपको दिया गया है। क्यों? अब पंचायत म्युनिसिपैलिटी के पास अधिकार है अपने लॉ बनाने का, तो वहां पर भी जो कुछ लॉज हैं, जैसे पंचायत में अगर आप देखें 29 सब्जेक्ट्स और म्युनिसिपैलिटी 18 सब्जेक्ट्स, तो ये लॉ बनाएंगे और लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव भी आपके पास है। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर जब आप देखेंगे तो सरपंच हो गए, ये सब सारे लोग, अगर टाउन में देखें मेयर हो गए, तो ये सब क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है कि लॉज जो बने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। और इवन बहुत सारे लोकल लेवल पे अगर आप जाएंगे पंचायत में, उनको पेटी केसेस को एड्रेस करने के लिए, पेटी केसेस को एड्रेस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए करने के अधिकार हैं, के लीगल राइट्स हैं, कई जगह ऐसा है। तो अगर देख रहे होंगे कि 3 जो टीयर्स हैं आपके, जो आपने अगर अपने एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हो गए। इस लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, नेशनल लेवल पे फंक्शन करती है और नेशनल लेवल के साथ स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे फंक्शन करती है। उनको फंक्शन करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट पिलर्स किस तरह से मदद करते हैं, ये उसके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग था। अब हम देखते हैं कि इसके साथ ही कि लॉज एंड द गवर्नमेंट, लॉज एंड द गवर्नमेंट। अब लॉज एंड द गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, आपके लिए लॉज बना रही है। गवर्नमेंट क्या हुआ अभी तक में आपने समझा, गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन जिसके पास अथॉरिटी है, अपने लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार उसके पास है। अगर कानून बनाते तो इम्प्लीमेंटेशन का भी उनके पास अथॉरिटी है, इम्प्लीमेंट कराने का ये अथॉरिटी उनके पास है। देखते हैं अब लॉज ऑफ द गवर्नमेंट आपने बनाया, कैसे बनेगा, गवर्नमेंट ने लॉज बनाया, उनके पास अधिकार है और उस लॉज को हर एक को, जो भी सिटीजन है या जिनके लिए भी वो लॉज बनाया गया है, उस लॉज को उनको मानना है। ऑस्टिन के सेंस में, यहां पर एक ऑस्टिन का वर्ड मैंने लिखा है कि ऑस्टिन क्या कहते हैं कि अगर लॉज बनाने का अधिकार, जो सुपर लॉज जो बनाते हैं वो बनाते हैं सोवरेन, सोवरेन को लॉ बनाने का अधिकार है और अगर उस लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाता है। सैंक्शन, ये सैंक्शन का मतलब क्या है, आपके पास कई तरह के पीनल प्रोविजंस हैं, पीनल प्रोविजंस, ये जो है इन ऑर्डर टू ब्रिंग इनटू द टेंडम ऑफ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके लिए क्या होता है, अगर लॉज बना है, गवर्नमेंट ने बनाया है और अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है, सैंक्शन लगेगा, पीनल प्रोविजंस। फॉर एन एग्जांपल, रोड पे अगर आप देखते हैं कि जिब्रा क्रॉसिंग या कई ट्रैफिक रूल्स हैं, अगर उन ट्रैफिक रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है तो फिर क्या होगा, क्या वो स्केप कर जाएंगे, बच जाएंगे? एक दो बार हो सकता है कि कैमरे के नज़र में से तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर कहीं कैमरा ना लगा हो तो शायद बच जाए। लेकिन अगर कैमरे के नज़र आते हैं तो फिर क्या होगा, उन पर पेनाल्टी चार्ज की जाएगी। अगर ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनके लिए अलग तरह की पेनाल्टी है, इवन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो लॉज बनाया और अथॉरिटी उनके पास है, अथॉरिटी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सैंक्शंस लगा रहे हैं। और सैंक्शंस कई तरह के, इम्प्रिजनमेंट हो गया, फाइन हो गया, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ हो गया, तो ये प्रोविजंस हैं। अगर अब ये बात हो गया कि मान लेते हैं लॉज बनाया आपने, गवर्नमेंट ने सारा काम किया,
गवर्नमेंट सैंक्शन भी लगा रहे हैं। लेकिन व्हाट कैन पीपल डू इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड? क्या करेंगे कोई पर्टिकुलर, अगर कोई व्यक्ति या किसी समूह को लगता है कि लॉ तो बना है लेकिन उस लॉ को नहीं किया जा रहा है, तो एज एन इंडिविजुअल आपके पास क्या अधिकार है? तो अगर हम इसको जानने के लिए, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। एक है रिकोर्स टू जुडिशियरी, हम डिस्कस करते हैं अभी। प्रेशर ग्रुप जो है वो किस तरह से रोल निभाती है, सिविल सोसाइटीज जो क्या रोल करते हैं। अगर हम देखें कि रिकोर्स टू जुडिशियरी का मतलब, रिकोर्स टू जुडिशियरी, रिकोर्स टू जुडिशियरी to judiciary if one's rights are violated। अगर किसी के राइट्स को वायलेट किया है, दो तरीके के राइट होते हैं, एक तो लीगल राइट हो गया और एक हो गया आपका फंडामेंटल राइट। तो जब लीगल राइट का वायलेशन हो जाता है, तो आप लीगल राइट के वायलेशन के लिए क्या करते हैं, जुडिशियल जो है स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसमें जाते हैं। आपके पास सिविल कोर्ट है, इसके साथ ही अब ऊपर की ओर जाएंगे तो अपील में हाई कोर्ट हो गया, फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जहां पर आपके इश्यूज को एड्रेस किए जाते हैं। अगर आपके कोई भी राइट्स हैं, अगर उसको वायलेट किया गया, किसी ग्रुप को अधिकार दिया गया है, उस अधिकार से उसको वंचित किया गया है, मान लेते हैं आर्टिकल 17 दैट इज राइट, जो कि एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या होगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट भी लेके आए हैं, तो उसके अंदर उनको पीनल प्रोविजंस बने मिलेंगे उनको। अब अगर मान लेते हैं आपकी किसी फंडामेंटल राइट्स को, दैट इज अगर मान एक ले लें एग्जांपल कि राइट टू हैव अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फिर भी आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं बन रहा है, इनडिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो कि नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, तो आपका क्या रिकॉर्स हो सकता है कि आप किस चीज के लिए जाएंगे, आपकी फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता है, यू हैव द राइट टू गो इधर टू द सुप्रीम कोर्ट, 32 आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप चले जा सकते हैं, या दूसरा आप हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में 2 आर्टिकल 2 to 6 और साथ ही आपके पास जो राइट है ही आर्टिकल 226 के साथ अधिकार है ही आपके पास, यहां पर दोनों एक लीगल और फंडामेंटल राइट दोनों को एड्रेस कर सकते हैं। अगर किसी एक चीज का उस स्टेट में अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट वायलेट होते हैं, तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत में उसको एड्रेस किया जा सकता है। ये तो आपका एक ये रहा कि अगर आपके राइट्स को वायलेट किया जाता है, लेकिन और भी कई तरीके हैं जो कि उस तरीके को अगर देखें हम कि प्रेशर ग्रुप का कॉन्सेप्ट, अगर गवर्नमेंट के बनाए हुए काम को अगर अधिकार दिया है, अगर किसी ने उस चीज को फॉलो नहीं किया, तो आप रिकोर्स टू द जुडिशियल जो प्रोसेस है उसके थ्रू जा सकते हैं। साथ ही अगर कुछ ऐसे आपके राइट्स हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर कोई एड्रेस नहीं कर रहा है या उनको जगह नहीं मिल रहा है, तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं, एक प्रेशर ग्रुप की तरह आप वर्क करते हैं। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं जो पॉलिटिकल जो क्लाउड्स पर वो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि ऐसे लॉज बनाए जाए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए लॉज बनाए जाए इस तरह के। और साथ ही सिविल सोसाइटीज भी प्रॉब्लम्स, अगर सिविल सोसाइटीज अगर कुछ लोकल स्तर पर भी प्रॉब्लम होता है, तो इवन सिविल सोसाइटीज भी एक इसमें आपके पास क्या है, पीसफुल प्रोसेशन का अधिकार है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप। और लगातार आपने देखा होगा डिबेट्स एंड डिस्कशंस जो चलते रहते हैं टीवीज पे, वो भी एक तरह से गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि इन तरह के इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं और इसको कैसे एड्रेस किया जाए। अब इसके साथ एक एग्जांपल अगर देखें कि आपको याद होगा
कि फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ था दिल्ली में, और इसने कई महीनों तक एक स्टैंड स्टिल कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को, रोड ब्लॉक हो गया था। तो आखिर ये जो फार्मर प्रोटेस्ट वो किसके लिए था? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, और ये था कि जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट है उसकी अनुशंसा को लागू किया जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लॉज ऑफ द गवर्नमेंट लॉज बना रही है, और हर एक बाउंड है उस लॉज को फॉलो करने के लिए। अगर लॉज को फॉलो नहीं करता है तो ऑस्टिन के टर्म में सोवरेन लॉज बनाती है, और सोवरेन अगर कोई ये लॉज फॉलो नहीं करता है तो सैंक्शन लगता है। हम भी अपने अगर कंट्री में देखें तो यही प्रोविजंस है। अगर लॉज है, मोरालिटी इज डिफरेंट देन फ्रॉम लॉज। मोरालिटी है कि सोशल नॉर्म्स को नहीं फॉलो करते, वो लॉज नहीं है। लॉ जब कानून बन गया तो उसके पीछे पिनल प्रोविजंस होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो क्रिमिनल लॉज और एक सिविल लॉज होते हैं। दोनों के वायलेशन, एक में इम्प्रिजनमेंट होता है, एक में इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है, और फाइन्स भी लगते हैं। तो ये आपके तरीके हैं। व्हाट कैन पीपल डू इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड? अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो आपके पास क्या है कि रिकोर्स टू द जुडिशियरी है। अगर कोई कॉन्टेस्ट हो जा रहा है, कोई मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर दो व्यक्ति के बीच में किसी लैंड के लिए एक विवाद होता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो कोर्ट में चले जाएंगे। अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब होता है तो गवर्नमेंट वहां पर पुलिस उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। ये सारे तरीके हैं जिससे कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स कैसे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रहा है हमारे लाइफ में। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम देखें तो वेराइड गवर्नमेंट, निकल जाओ, ऑल दिस थ्री डिपेंड्स फॉरेन अफेयर्स, लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को देखें तो इसको जानने के लिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो स्टेट है, ये गवर्नमेंट जो टाइप है डिपेंड करता है कि स्टेट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द स्टेट। नेचर ऑफ द स्टेट, स्टेट का नेचर कैसा है। कोई कहने का मतलब हो गया, अगर कोई स्टेट वो ऑटोक्रेटिक स्टेट है तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। डिसीजन एक कमांड के थ्रू डिसीजन सबको जाएगा। जैसे कि यहां एक एग्जांपल ले लें, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, यहां से एक डिसीजन मिलता है, डिसीजन, और ये डिसीजन जो है डिवॉल्व होता है, नीचे तक डिवॉल्व होता है ये डिसीजन। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक एक तानाशाह एक व्यक्ति, स्टेट उस तरह का है, ऑटोक्रेटिक स्टेट है, वो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाती है। वहां पर पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं है। तो नेचर ऑफ द स्टेट क्या डिसाइड करती है? टाइप ऑफ द गवर्नमेंट का प्रकार किस तरह का होगा वहां पर। उसी तरह से अगर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को देखें तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की है, ऑटोक्रेटिक है, रिपब्लिक और एरिस्टोक्रेसी जो है, इस तरह के टाइप हैं गवर्नमेंट के। अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो व्हाट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो अगर इसको हम देखें, चूंकि हमने क्या किया है इंडिया में, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है, और इसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। जैसे अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे तो ये डेमोक्रेसी एक दिन में हमें नहीं मिल गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में इतने चार्टर्स आए, चार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द चार्टर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके 1853 तक का चार्टर, उसने किस तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इसको बनाने में कितना सहयोग दिया है। साथ ही साथ जब क्वींस प्रोक्लामेशन हो जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में 1935 तक जो भी चेंजेज आए, उन सब से मिलकर एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने उसको एक तरह से अपने देश को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
अपनाया हमने इस प्रोसेस को। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट हो सकते हैं और एक इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट का मतलब जहां पॉपुलेशन कम हो, जैसे इसके एग्जांपल आप देख लें, स्विट्जरलैंड। यहाँ क्या है, पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम होने की वजह से डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसे क्षेत्र जैसे इंडिया, जिसमें कि 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, क्या यहाँ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पॉसिबल है? तो आंसर आपको भी पता होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एंड दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है, थ्रू इलेक्शन। हम इलेक्शन के थ्रू, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी जो इलेक्शन हो रहा है, इवन पंचायत में भी इलेक्शन होते हैं, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम उनको चुनते हैं और उसके बाद उन रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेजते हैं और हमारे लिए वो जाके इनडायरेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अस, हम लोगों के लिए वो जाकर वहां पर कानून बनाते हैं। इस तरह के प्रोविजंस है इनडायरेक्ट, ये पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। इनडायरेक्ट हमने इंडियन जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ये किस तरह का है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ एक और बात याद रखने का है कि जो डेमोक्रेसी होता है या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर जो मिनिस्टर्स आर responsible and answerable to the people। और इसीलिए अगर मान लेते हैं कि इस बात को अगर ध्यान रखेंगे, आंसरेबल टू द पीपल है, अगर कोई भी एमपी या एमएलएज अगर वो ठीक से काम नहीं करते हैं, जनता की समस्याओं को, या जिस वजह से जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो जनता विद इन 5 years अपने डिसीजंस लेती है और उनको ऑल्टर कर देती है। ये एक भय जो कि हमें फिर मौका नहीं मिलेगा, ये लोगों को, उस नेता को, लीडर्स को जनता के साथ जोड़े रखती है। ये चीज है यहाँ पर कि आंसरेबल टू द, और अगर इसके अनुसार ही अगर मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द पीपल, टू द हाउस, जो लोकसभा, क्योंकि पीपल का मतलब लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर अगर किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या होता है, सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पर एक वॉचडॉग की तरह जो सारे जो कमिटीज जो बने हैं पार्लियामेंट में, स्टैंडिंग कमिटी हो गया, इवन जो पीपल है, जो जनता है, वो क्या करेगी, तो इलेक्शन के थ्रू इनको पदस्थाप पे हटा सकती है, रिमूव कर सकती है। ये तरीका है। मोनार्की उसी तरह से अगर आप देखेंगे, ये आपने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा। अगर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्की क्या है, मोनार्की दो तरीके की मोनार्की हो सकती है। मोनार्की जो है, लेट्स सी, मोनार्की भी दो तरह की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरी है कि जो अब्सोल्यूट। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, जैसे भूटान है, जैसे नेपाल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, उनके राइट्स, ड्यूटीज डिफाइन कर दिए, और उसी बात को, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स एंड ड्यूटीज को ध्यान में रखते हैं, अंडर द बाउंड्रीज ऑफ दिस वो कोई भी अपने एक्टिविटीज को करेगी, मोनार्क, वहां का क्वीन या किंग करेंगे। और एक एब्सोल्यूट भी होता है जिसमें कि वो जनता, वो किसी को आंसरेबल नहीं होता है वो मोनार्क।
अगर उसने अपने एक ग्रुप जो है या ओलिगोपोली की तरह आप बोले एक छोटा सा मिनिस्कल ग्रुप होते हैं जो डिसीजन लेते हैं और डिसीजन जो है वो बाइंडिंग टू द पीपल हो जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑटोक्रेटिक आपको बताया नॉर्थ कोरिया। रिपब्लिक अगर आप देखेंगे तो रिपब्लिक ऐसे जैसे चेक गणराज्य रिपब्लिक हो गया। आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य था अगर आपको याद होगा। तो रिपब्लिक एरिस्टोक्रेसी मतलब कुछ प्रबुद्ध वर्गों के द्वारा बनाया हुआ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एरिस्टोक्रेसी है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इस तरह के होंगे और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को जानने के लिए आपको नेचर ऑफ द स्टेट जानना पड़ेगा कि नेचर ऑफ द स्टेट क्या या डेमोक्रेटिक है नेचर, या वो मोनार्की है, या वो नेचर ऑटोक्रेटिक है रिपब्लिक है, या एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसी के बेसिस पे आपके टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बनते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बाद कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हमारे मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अब एक बात बहुत ही जो अगर आप ये जाने कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जब क्या ये जो वोट देने का अधिकार जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जो कि हमने इसको अडॉप्ट किया, क्या बिफोर इंडिपेंडेंस भी इसी तरह के राइट्स थे हमारे पास अवेलेबल कि हम सारे लोग जो भी वयस्क थे उनको सारों को मताधिकार करने का अधिकार था? तो आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि नहीं, ऐसा नहीं था। और दिस वाज अ ग्लेरिंग रिमार्क जो कि इवन जो गांधी जी ने अपने जो यंग इंडिया उन्होंने 1931 में उसको एक तरह से लिखा भी कि इसमें क्या होता था, पहले क्या था, जो प्रॉपर्टीड क्लास थे जिनके पास पैसा था या एजुकेटेड थे उनके पास बस अधिकार था कि अपने ये वोट देने का अधिकार उनके पास था, और जो भी गरीब थे जो पढ़े लिखे नहीं थे वुमेन्स उनको कोई अधिकार नहीं था वोट देने का। ताज्जुब की तो बात ये है कि वो मिनिस्कल एक छोटे से पॉपुलेशन जो होल्ड कर रहे थे जो वोट करते थे उनके जो पॉपुलेशन उनके छोटे होते थे, लेकिन जो अन्य थे अदर्स थे जो कि आप देख रहे हैं वुमेन प्लस जो पुअर जो वर्ग थे जो गरीब लोग थे और जो अशिक्षित वर्ग थे वो ज्यादा इनका वर्ग ये इनके नंबर्स ज्यादा थे। तो अब क्या हुआ कि नंबर्स ज्यादा हैं लेकिन एक छोटा सा वर्ग ही डिसाइड कर रहा है और उस लॉ को जो लॉ बनाते हैं उस लॉ को क्या कर रहा है सब पर इंप्लीमेंट कर रहा है। तो दिस वाज इनइक्वालिटी, और ये इनइक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इवन गांधी जी ने इस बात को एड्रेस किया और उन्होंने बोला कि हमें तो ताज्जुब है कि जो व्यक्ति ऑनेस्टली वर्क कर रहा है उसका सिर्फ एक गुनाह यही है कि वो गरीब है और उसको इस गरीब की गरीबी की वजह से अधिकार नहीं मिल रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो है क्या किया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनकॉर्पोरेट किया कि वोट देने का अधिकार सबों को होगा, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर आप देखें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये जो है सबको ये अधिकार होगा। क्या आर्टिकल 326 के अंदर में आप देखेंगे अधिकार है सभी लोग। और एक चीज इंपॉर्टेंट है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, ये एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कि जो वोटिंग का एज जो है पहले ये एज था 21 इयर्स, इसको घटाकर कितना कर दिया गया 18 इयर्स। अब कोई भी व्यक्ति जो भी 18 इयर्स के हो गए हैं वो वोट देने का उनको अधिकार मिलता है। वोट देने का अधिकार जो है इज अ लीगल राइट, लीगल राइट, ये आपके फंडामेंटल राइट नहीं है। सवाल भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में कि या प्रोविंशियल सर्विसेज में कि क्या ये लीगल राइट है या एक फंडामेंटल राइट, तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि ये एक लीगल राइट है। तो आपको बताया कि इंडिया में पहले क्या सिचुएशन था और बाद का क्या सिचुएशन था। इसमें एक और चीज देखने की है कि वोट्स फॉर वुमेन, वुमेन ने बहुत संघर्ष किया है
उनको भी पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से एक क्या हुआ था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सफरेज का क्या बात हुआ। तो सफ्रगेटीज जो थे, जो इन वुमेन को अधिकार, वोटिंग राइट दिलाने के लिए लगातार उन्होंने संघर्ष किया है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय जितने भी मेल थे वो लोग, पुरुष वर्ग, उनको लड़ाई के लिए जाना था, तो महिलाएं आप उन्होंने उस युद्ध में अपने तरीकों से बहुत ही महती भूमिका निभाई। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, जो पहले ये सोचते थे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कि ये कुछ कर नहीं सकती हैं तो इनको अधिकार क्यों मिलना चाहिए, बाद में उनको लगने लगा ये तो सिर्फ महज भ्रांति थी। और इस प्रकार इस संघर्ष के द्वारा वुमेन को भी अमेरिका में 1920 में उनको अधिकार दिया गया कि आप वोट दे सकते हैं। और इसी तरह ये यूनाइटेड किंगडम में 1928 में भी उनको अधिकार दे दिया गया कि आपको वोटिंग का अधिकार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है, इन्हें किस तरह से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या है, ये सारी चीज यहाँ से निकल के आता है। अगर हम इसको अगर दोबारा एक सरसरी तौर पर अगर देख लें शुरुआत से, तो हम एक बार पूरे रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या किया इसमें। हमारा था कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या था। गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी किस लिए है, टू मेक लॉज, और उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने का उनके पास अथॉरिटी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई बाधा होती है तो किस तरह इन्फोर्स किया जाए, उसके भी उसके पास अधिकार होते हैं। कोई लॉज अगर गवर्नमेंट बनाती है तो ये बाइंडिंग ऑन द सिटीजन एंड द पीपल ऑफ द कंट्री होता है। अगर वो लॉज को फॉलो नहीं करते हैं तो ऑस्टिन के वर्ड में सैंक्शन होता है, और सैंक्शन पीनल प्रोविजंस के थ्रू या फाइन्स, और ये इम्प्रिजनमेंट कई तरीके के होते हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टीयर ऑफ गवर्नमेंट, हमने देखा कि 3 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट है। दैट इज किस किस स्तर पर गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है। तो नेशनल लेवल पर फंक्शन कर रही है, दूसरी बात स्टेट लेवल पर फंक्शन कर रही है। एंड आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद हमने देखा कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी भी लोकल लेवल पर एक गवर्नेंस को लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए अलग से हम उनके पूरी फंक्शनिंग के लिए क्या करते हैं, बजट एलोकेट भी होते हैं। और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशंस को भी बनाया है। इसके साथ हमने देखा कि जो इनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंडिपेंडेंट जो ऑर्गन्स हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमने नेशनल लेवल पे भी देखा लेजिस्लेचर है जो कि लोकसभा, राज्यसभा, और असिस्ट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए। साथ ही हम देख रहे हैं वहाँ पर एग्जीक्यूटिव है जो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमने ये देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, अगर किसी पॉइंट जो क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, तो उनको एड्रेस करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट है। और उन कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को एड्रेस भी वो करती है। अगर कोई पॉलिसीज को इंटरप्रिटेशन देना हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पर विद इन द कॉन्टूर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है, जुडिशियरी, हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। इसी नेचर को, इसी पॉइंट को हम रेप्लिकेट कर के रखा है हमने स्टेट लेवल पे। जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है वहां पर भी इंडिपेंडेंट जो ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स जो उनको सपोर्ट करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट और लोकल लेवल पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं। वहां पर इवन हमने इसको लोकल लेवल पंचायत स्तर पर भी देखा कि कैसे वहां पर उनको अधिकार है 29 सब्जेक्ट्स, 18 सब्जेक्ट्स म्यूनिसिपैलिटीज में लॉज बनाने का। और उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेयर या सरपंच ये सब मिलकर करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में। इवन कई पंचायत को ये अधिकार है, बिहार भी एक इसमें शामिल है, जिसमें कि पेटी केसेस को भी वो हैंडल करते हैं। ये हमने देखा। लॉज ऑफ द गवर्नमेंट हमने ये देखा। डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फिर हम गए कि जो गवर्नमेंट किस तरह के होते हैं, कई नेचर ऑफ द गवर्नमेंट है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में देखें, डिपेंड ऑन द स्टेट का कैरेक्टर क्या है, उसके बेसिस पे हमने देखा कि कोई अगर स्टेट ऑटोक्रेटिक है तो ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, जिसमें कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच के द्वारा
कि पार्टिसिपेटिव का मतलब डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेसी में कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसको एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी मतलब पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वो लगातार थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशंस। अभी आप देखेंगे एक एग्जांपल में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो 22nd लॉ कमीशन ने भी एक तरह से सबसे ओपिनियन मांगा है कि आप क्या सुझाव देते हैं। तो दीज ऑल आर अ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हर वर्ग पार्टिसिपेट करता है और कोई भी सरकार जो अकेले डिसीजन नहीं ले रही है। और वो किस तरह से करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि हम अपने जो अगर इनडायरेक्ट, बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हम इनडायरेक्टली अपने जो लोगों को किस तरह का डायरेक्टली हम उनको इलेक्शन के द्वारा वोटिंग के द्वारा उनको इलेक्ट करते हैं और फाइनली ये जाकर लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कानून बनाते हैं। और कानून किसके लिए बनाते हैं? पीपल के लिए, जिन्होंने उनको भेजा है, उनकी आवाज को वहां वॉइस को रेज करते हैं। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। और यहाँ पर जनता के चीजों को लेकर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो आंसरेबल टू द पीपल है, आंसरेबल टू द हाउस है। अगर वहां पर किसी भी सूरत में अगर देखें, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट गिर जाती है। तो जनता के पास और भी कई तरीके हैं, अगर उनके इश्यूज को अगर उठाया नहीं जाता है, अगर उनके प्रॉब्लम्स को अगर असर्टेन नहीं किया जाता है, तो क्या होता है कि फिर उनके पास क्या क्या रिकोर्स होता है? एक जुडिशियल मैकेनिज्म है, फिर उनके साथ प्रोटेस्ट का है, हड़ताल करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। ओनली पीसफुल प्रोसेशन, पीसफुल तरीका, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आपके पास अधिकार है अंडर आर्टिकल 19 की आप एक तरह से क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विद इन द लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस जो कि 19(2) में इम्पोज किया गया है। तो पीसफुल प्रोसेशन कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और कई ग्रुप्स होते हैं जो ये काम कर रहे हैं, जैसे कि एक तरह से इंटरेस्ट ग्रुप होता है, प्रेशर ग्रुप होते हैं, सिविल सोसाइटी होता है। ये सारे चीज़ों को हमने देखा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ साथ। हमने ये भी देखा इसमें इस गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट में, कि अगर पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो बना था 1950 से पहले और बाद के कालखंड में किस तरह के अधिकार रहे लोगों को, क्या पहले वैश्य मताधिकार था सबों को या अब सबको है? तो हमने ये पाया कि पहले जो गरीब थे और अशिक्षित थे उनको ये अधिकार, महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट देने का। लेकिन बाद में गांधी जी ने और एड्रेस किया इस उसको यंग इंडिया में 1931 में इन प्रॉब्लम्स को, इन इनइक्वालिटीज को, एट्रोसिटीज को उन्होंने इसको ध्यान दिया। और उसमें उन्होंने लिखा कि हमें ताज्जुब है कि जो ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं और साथ में वो लगातार पूरे देश को बनाने में, उनके हर चीज़ों को डेवलप करने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी एक जो गरीबी उनको इस तरह से उनकी दुर्दशा किए हुए है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसको ध्यान में, संज्ञान में लेते हुए हमने क्या किया, सबों के लिए मताधिकार आर्टिकल 326 के अंदर में यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज का अधिकार दिया हुआ है, सबको अधिकार है। तो हमने ये भी देखा कि 69th अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद क्या किया गया कि उस जो अधिकार था, जो एज था, एज दैट इज 21, उसको घटा के हमने 18 कर दिया। ये सारे चीज हमने इस पूरे प्रोसेस में देखा। ठीक है, आई होप कि चीजें आपको भी क्लियर हो गई होगी इसमें। ठीक, और अगर अब हम ये करते हैं कि अगर जो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। एक आपको रिकॉल कर दूं, एक त्रुटि इसमें मैंने जो लास्ट में हुई कि 69th अमेंडमेंट ना होकर ये 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 का था। इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे। जो 61st मैंने यहाँ लिख दिया है, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। अब विल इसके बाद अगर हम चैप्टर देखेंगे तो हम इसके जो बाद के चैप्टर में देखेंगे कि की एलिमेंट्स ऑफ
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चंस इस टॉपिक से ले लेते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं हम ताकि जब आप इस पूरे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और अगर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो क्या होगा, आपके लिए क्या होगा कि एक रिकॉल भी हो जाएगा और बेहतर तरीके से आपको समझ भी आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखें आप, तो इसमें है कि इसी चैप्टर से है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर, कि ये क्या कह रहा है कि व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू फॉर देयर पीपल। गवर्नमेंट क्या क्या करते हैं अपने लोगों के लिए। आपने पढ़ा होगा इस एनसीईआरटी में कि कई चीज आप जो सोच सकते हैं, उन सारे चीज जो गवर्नमेंट क्या क्या करती है पीपल के लिए। बिल्ड द रोड्स एंड स्कूल सारे बनाती है। आपको बताया था कि गवर्नमेंट हमारे लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, वहां तक सारे समय आपको गवर्नमेंट से रूबरू होना है। अगर आप अपने 10th के एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, उस समय भी गवर्नमेंट आती है आपके लिए, आपके काम करने के लिए। रोड पे निकलते हैं उस समय भी गवर्नमेंट है। हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे आप बैंक जाते हैं, हर समय आप गवर्नमेंट के चारों बगल घिरे रहते हैं। गवर्नमेंट हर एक्टिविटीज करती है जो कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है। किस तरह के, सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी, टेक एक्शन ऑन सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में भी एक्शंस, जैसे आपको बताया था फीमेल फिटिसाइड साइड। इसके साथ में अगर आप देखें अनटचेबिलिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। इसके साथ ही अगर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन लेके आए, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन किससे, एससी एसटी को इनमें क्या किया कि एक ग्रुप बनाकर रिजर्वेशन पॉलिसीज दी गई। तो इसके साथ ही टेम्पल एंट्री, ये सारी चीज आप एंट्री, ये सारा क्या है, आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ा था कि टेम्पल एंट्री के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना वर्क किया था। इवन अनटचेबिलिटी के रिमूवल के लिए क्या क्या किया, आर्टिकल 17 अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सारे लोग, सारे हर जो चीज आप सोचते हैं, जो आप रूबरू हो रहे हैं जब भी आप सोसाइटी में निकल रहे हैं, तो वो क्या है, एक्टिविटी किसका, गवर्नमेंट अपने सारे लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। फिर विच एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट which agency of the government does the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries। अगर आप देखें कि ये आपको बताया था कि जो लॉज जो बनाती है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के, उसके क्षेत्र में क्या क्या काम है। ये इस रिलेटेड इससे ये सवाल है कि which agency of the government does the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपको बताया कि नेशनल लेवल पे जो शेड्यूल 7 में उनके लिस्ट दिए हुए हैं, आर्टिकल 246 आप जाके देखेंगे, उसमें दिया है कि पर्टिकुलर शेड्यूल 7 में कि इतने इतने लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क कर सकती है। ये आप आज इस क्लास के बाद देखिएगा, शेड्यूल 7 आर्टिकल 246, इनको देखिएगा आप। उसमें यही चीज लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट के पास ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, एंट्रीज हैं, उनके अंदर उनको अधिकार है काम करने का। स्टेट लेवल के पास स्टेट लिस्ट भी है, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट भी है। तो ये जो फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करना बाउंड्रीज, आपको एक चीज ये भी बताया था मैंने ये करके कि स्टेट के 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि पॉपुलेशन, टेरिटरी और साथ में उसकी सॉवरेनिटी। जो ये सॉवरेनिटी है, 2 तरीके के, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब और जैसे सॉवरेनिटी एज ए पॉलिटिकल यूनिट, अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी में जाए तो हरियाणा या पंजाब एक स्टेट नहीं है,
बल्कि एक टेरिटरी ऑफ द कंट्री है। लेकिन स्टेट कौन है? इंडिया इज ए स्टेट। कौन है? जो इंडिया है वो, इंडिया को होल अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल टर्म में ये स्टेट कौन है? इंडिया है। इसके पास ये सॉवरेनिटी है। क्या सॉवरेनिटी है? इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक स्टेट के पास इंटरनल सॉवरेनिटी है, अपने दायरे के अंतर्गत सारा काम कर सकता है, अपने लिस्ट में वो काम कर सकते हैं। लेकिन क्या वो फॉरेन बाउंड्रीज को डिसाइड कर सकते हैं? क्या वो फॉरेन स्पेस रिसर्च पे काम कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। और बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना ये किसका अधिकार हो जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये चीज जो है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि सीमा सुरक्षा, यहाँ सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का काम क्या है? टू सिक्योर इस कंट्री। इसीलिए आर्टिकल 352 अगर देखेंगे वहां क्या होता है? आर्टिकल 352, कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन अगर होता है तो कंट्री जो है उस एग्रेशन को रोकने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाती है। 352 नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगाती है। किसके लिए नेशनल इमरजेंसी लगाती है? आर्टिकल 352। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटेक्ट करना है उसको, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, जो एक्सटर्नल अग्रेशन है उसको रोकना है। अपने बाउंड्रीज, क्योंकि आपने देखा होगा अभी चाइना के साथ जो डिस्प्यूट हुआ था गलवान वैली में, तो ये सब कौन कर रहा है? ये नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, और नेशनल लेवल के इश्यूज नेशनल गवर्नमेंट ही इस इश्यूज को एड्रेस करती है, क्योंकि उसके पास सॉवरेनिटी है, एक्सटर्नल और इंटरनल सॉवरेनिटी दोनों है, जो स्टेट के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है। तो सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बोथ ए एंड सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा थोड़ा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चंस को लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 5, on which level does Indian government take decisions to maintain peaceful relation with foreign countries? अब फॉरेन कंट्रीज के संदर्भ में अगर देखेंगे, टेक डिसीजंस टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, किसमें है? फॉरेन कंट्रीज को मेंटेन करने के लिए किसके पास ये अधिकार है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल लेवल पर ये अधिकार है, नेशनल गवर्नमेंट को सेंट्रल लेवल पे। तो देख रहे हैं जो चीजें गवर्नमेंट, इससे जो हमने इस टॉपिक को कवर किया है इसमें से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं सेंट्रल लेवल पर मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरीवन टू फॉलो? क्या बनाती है गवर्नमेंट ताकि सब लोग उसको फॉलो कर सके? तो इसके लिए देखें तो आप क्या बनाती है, इस क्वेश्चन को अगर देखें, व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक्स फॉर एवरीवन टू फॉलो, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। यही है आंसर। लॉज बनाती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बायलॉज ये कौन बना रहा है? ये कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है हमारे लिए। और इस रूल्स एंड रेगुलेशंस बायलॉज को सिटीजन्स को या पीपल को फॉलो करना पड़ता है। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो सैंक्शंस लगेंगे। ऑस्टिन के वर्ड को अगर ध्यान रखें, सैंक्शन होगा। तो ये आंसर क्या हुआ? गवर्नमेंट, व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरीवन टू फॉलो? तो आंसर ये आपका हो गया, ठीक है। अब इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू द किंग्स और क्वींस डोंट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिसीजन दे टेक? तो हमने जब पढ़ा था टाइप्स ऑफ जो गवर्नमेंट, इसमें ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, तो ये जो आंसर है, अब अगर आप देखेंगे विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है। डू द किंग्स और क्वींस डोंट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिसीजन दे टेक? अगर यहाँ पर अगर मोनार्की है तो वहां पर एक्सप्लेन नहीं करते। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अगर मोनार्की अगर उनको दिया हुआ है तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज जो है लिमिटेड कर दिए गए हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट है
तो ग्रुप ऑफ एक छोटा सा ग्रुप पूरे लॉज को बनाती है और उसको सिर्फ एक तरह से कर देती है कि ये लॉज बन गया। नाउ पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन दे हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। लेकिन उस समय में मोनार्की जो अगर एब्सोल्यूट है तो नो मोनार्की जो मोनार्क क्वीन और किंग इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल, किसी भी रूप में आंसरेबल नहीं है कि जिस जो उन्होंने एक्शन और डिसीजन लिए हैं उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होंगे। तो आंसर क्या हुआ? मोनार्की हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आप देखें तो यहां पर दिया गया है कि टू हुम डिड गवर्नमेंट नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इन ओल्डन टाइम्स। पुराने समय में किनको गवर्नमेंट ने अधिकार नहीं दिया हुआ था किस चीज का? पार्टिसिपेट, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। पुराने समय में किसको किसको अधिकार नहीं था? तो आपने देखा इस चैप्टर में कि उस समय में किसको अधिकार नहीं था, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे? वुमेन, वुमेन और पुअर, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, इनके पास क्या था? ये था कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इसमें, इन द इलेक्शन प्रोसेस। पुराने समय में पुअर पर्सन्स, एजुकेटेड पर्सन्स, एजुकेटेड पर्सन्स तो कर सकते थे, पुअर पर्सन इनके पास अधिकार नहीं था। ये सारे चीज आप वहां से निकाल के ला सकते हैं। इसके साथ ही हम दूसरा जो और भी क्वेश्चंस थे हमारे, हम उस क्वेश्चंस को लेते हैं। लेट्स सी, अगर हम क्वेश्चन हाँ, इस क्वेश्चन को देखें कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा है? कोर्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक स्कूल्स एंड पार्लियामेंट? तो अगर आप देखें, अगर इसको पूरे एक इवैल्यूएशन करें तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट एंड कोर्ट्स, दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट बोला है। पार्लियामेंट क्या करती है आपके लिए? मेक लॉज, मेक लॉज, और मेक लॉज भी करती है, रिपील भी करती है लॉज। सिर्फ लॉ बनाती नहीं है, रिपील करती है, एड अपॉन करती है, एडिशन, डिलीशन भी करती है कि कोई लॉज अगर इंपॉर्टेंट अब सिग्निफिकेंट नहीं रहा, तो आपने देखा मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारे जो ओल्ड लॉज थे उनको क्या किया गया? हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो अब्रोगेट भी करते हैं। और कोर्ट क्या करती है? इन लॉज को, इन लॉज के इश्यूज को इंटरप्रीट करती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन हो गया हमारा इसमें? अगर देखेंगे, कोर्ट भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, पार्लियामेंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। पार्लियामेंट में किसको भेजते हैं हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं हमारे लिए कानून बना के, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजते हैं उनको। कोर्ट्स क्या कर रही है? इन जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं उनको ऑन द एनविल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस पर टेस्ट करती है। और अगर पाया जाता है कि अगर किसी भी रूप में फंडामेंटल राइट्स के या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो क्या होगा? उस लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? बोथ कोर्ट एंड द पार्लियामेंट। इन इस जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें वन ऑफ द, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। एट विच लेवल डज द गवर्नमेंट वर्क? किस लेवल पर? ये जो भी हमने पूरे एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को, उसमें देखा किस लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है, नेशनल लेवल पे अपने कानून वो बनाते हैं जो नेशनल पूरे एज अ कंट्री एज अ होल उसकी रीच होती है, उसका इम्पैक्ट होता है, और जिसमें कि विदेशों के साथ जो उसके संबंध हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो गए, अगर बजट जो होता है पूरे देश के लिए जो बजट बनाया जाता है, स्पेस और डिफेंस में, स्पेस रिसर्च में जो काम हो रहा है, डिफेंस में जो काम होता है, साथ में
जो भी जैसे कोरोना जैसे समस्या है तो उसको एड्रेस करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर लोकल गवर्नमेंट एक छोटे लेवल पे तो कर नहीं सकते, ना स्टेट लेवल, ये कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स एंड द ऑल द 3 टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट में होना चाहिए। तो वो किस तरह से करते हैं, एक चूंकि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, आगे जाके आप देखेंगे इसको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसे जो तमाम जो इम्पोर्टेंट लिस्ट हैं वर्क के, वो कौन कर रहा है, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट वो काम करती है। इसी तरह चूंकि हमने क्वासी फेडरल नेचर हम अपने इस गवर्नेंस को रखा है हमने, जिसमें कि यूनियन, स्टेट और इवन लोकल पंचायत को भी अधिकार दिए हुए, तो क्वासी फेडरल नेचर है। अगर पीसफुल टाइम में क्वासी फेडरल हो रहता है ये गवर्नमेंट का फॉर्म, अगर जैसे ही अगर नेशनल इमरजेंसीज हो जाते हैं उस समय में क्या होता है, यूनिफाइड यूनिटरी नेचर हो जाता है। तो स्टेट लेवल पर भी स्टेट अपने लिए अब अपने क्षेत्र में कानून बनाते हैं और 2-3 स्टेट्स मिलकर भी अपने लिए कानून बनाते हैं। तो स्टेट कहाँ कहाँ लेवल डज अ गवर्नमेंट वर्क, नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट वो करती है, लोकल लेवल पर भी काम करती है। लोकल लेवल पे कैसे, आपको बताया पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स और अगर म्युनिसिपैलिटीज में देखते हैं 18 सब्जेक्ट्स पे उसको लॉ बनाने का अधिकार है, कानून पेटी केसेस को भी हैंडल करते हैं। तो लोकल लेवल पर भी जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, नेशनल लेवल पर भी वर्क कर रही है, स्टेट लेवल पर भी वर्क कर रही है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये इस क्वेश्चन को देखें, हमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था उस समय, फॉर एवरीवन टू फॉलो, व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल। अगर इस सवाल को देखें, व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल, सवाल है ये है कि किस तरीके के जो गवर्नमेंट है वो पीपल चूज करते हैं, ये है व्यक्ति चूज कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे डिक्टेटरशिप में क्या व्यक्ति चूज करता है, नहीं। मोनार्की में, हेरिडिटरी मोनार्की अगर है तो हेरिडिटरी मोनार्की में पीपल चूज नहीं करता है। अगर हेरिडिटरी ना होकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो उसमें क्या होता है, चीजें बदल जाती है। अब यहाँ अगर चूजन बाय द अगर पीपल देखें तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने पढ़ा टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, पीपल दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे सेंड इट टू द हाउस, वहां पर भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं, अपने लिए कानून बनाते हैं वो। क्यों कि इस तरह के डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड, पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग डिसीजंस और लॉज फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट what which type of government is chosen by the people, democratic government। अगर मोनार्की अगर देखेंगे तो मोनार्की में नहीं होता है, ना ही डिक्टेटरशिप में, तो क्या हुआ, सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चूज कर होके आते हैं। व्हाट इज अ मोनार्की गवर्नमेंट, तो मोनार्की गवर्नमेंट किस क्या होता है, ये चीज हमने पढ़ा कि जो रूल्ड बाय द किंग और क्वीन होता है, ठीक है। देखिए ये जो सवाल है, अगर आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे, इस क्वेश्चन को अगर करते हैं, सारे जो ये जो टॉपिक्स हमने कवर किया, ये व्हाट इज गवर्नमेंट, पूरे डिटेल में इस क्वेश्चन के थ्रू ही पूरे आप उन चीज को एक सरसरी निगाह से चीजों को समझ सकते हैं। तो these all are the questions जो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड लिया। When was only a small minority allowed to vote, कब एक जो स्मॉल माइनॉरिटी को अलाउ कर दिया गया कि आप वोट करें। When was only a small minority allowed to vote, कब था कि जिस छोटे लेवल पे छोटे लोग सिर्फ एजुकेटेड और रिच व्यक्ति करते थे वो, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस। लेकिन बाद में देखा आपने गांधी जी ने इसको भी ऑब्जेक्ट किया और गांधी जी ने क्या किया कि फाइनली एक तरह से एक दिशा दी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेटेड या अमीर लोग ही वर्ग ही सिर्फ वोट देने का अधिकार रखें। यंग इंडिया 1931 में उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया कि उन्हें एक ताज्जुब होता है कि जो ऑनेस्ट लोग हैं जो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट का, लेकिन सिर्फ उनका गुनाह है कि गरीबी है, इसके वजह से वोट नहीं दिया जाता है। तो इसी को इनकॉर्पोरेट करते हुए, ध्यान रखते हुए फाइनली हमने क्या अडॉप्ट किया कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज है आर्टिकल 326 के अंतर्गत
सबको अधिकार दिया। और इवन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1989 में आया, उससे पहले क्या था कि 21 ईयर्स था जो किसी के भी वोट देने का जो एज था, लेकिन उसको घटाते हुए हमने क्या किया, उसको 18 ईयर्स तक लेके आए। तो इस प्रकार जो हमने इन क्वेश्चंस को देखा, और अगर आपने इस पूरे क्वेश्चंस को किया होगा मोर और लेस, तो हमें ये यकीन है कि सारे जो डाउट्स के सब क्लियर तो हो ही गए होंगे। साथ ही इस डिस्कशन को आप समझ के व्हाट इज गवर्नमेंट भी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम अगले सेशन में वी विल टेक की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। टिल आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।